नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बरगी डैम में हुए उस खौफनाक नाव हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बाहर से देखने पर यह शायद एक साधारण दुर्घटना लगे, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये असल में एक बहुत बड़े सिस्टम फेलियर की निशानी है। चलिए इस पूरी घटना को बारीकी से समझते हैं। इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक रेस्क्यू डाइवर के इस बेहद भावुक बयान से। पानी की गहराइयों में बचाव दल ने मरीना मैसी नाम की एक मां और उनके 4 साल के छोटे से बेटे त्रिशान को आखिरी बार एक दूसरे के गले लगे हुए पाया। डाइवर के शब्दों में, वे एक दूसरे से ऐसे लिपटे थे कि उन्हें अलग करना मुश्किल था। इस एक दृश्य ने अनुभवी से अनुभवी बचाव कर्मियों को भी अंदर तक रुला दिया। पार्ट 1, अ हार्ट ब्रेकिंग डिस्कवरी। अब जरा इस पल के बारे में सोचिए। ये एक मां का आखिरी और सबसे बड़ा फैसला था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मरीना ने वास्तव में एक लाइफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा और नाव डूबने लगी, अपनी जान बचाने के बजाय उन्होंने खुद को अपने बेटे के चारों ओर लपेट लिया और आखिरी सांस तक उसे कसकर पकड़े रहीं। ये त्रासदी की उस मानवीय कीमत को दर्शाता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पार्ट 2, एनाटमी ऑफ अ डिजास्टर। आइए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। बरगी डैम जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बना एक बेहद मशहूर और शांत पर्यटन केंद्र है। मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसे वाटर टूरिज्म, क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जमकर प्रमोट करता है। लोग यहां सुकून के कुछ पल बिताने आते हैं। ऐसे में इतनी भारी मार्केटिंग वाली एक सुरक्षित दिखने वाली जगह पर अचानक ऐसी भयानक त्रासदी का होना इस घटना को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देता है। और अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि कैसे एक के बाद एक चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर किया गया। 1 मई 2026 के इस घटनाक्रम पर गौर कीजिए। एक दिन पहले ही मौसम खराब होने की चेतावनी और बाकायदा येलो अलर्ट जारी किया गया था। फिर भी शाम 6 बजे यह क्रूज खराब मौसम में भी यात्रियों को लेकर निकल पड़ा। सफर के बीच में ही अचानक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही देर बाद नाव में पानी भरने लगा और भारी अफरा-तफरी के बीच वो क्रूज पलट गया। पार्ट 3, द सेफ्टी सिस्टम फेलियर। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां यह साफ होता है कि इमरजेंसी में सुरक्षा तंत्र ने कैसे काम करना बंद कर दिया। यहीं पर सबसे बड़ी और खतरनाक गड़बड़ी सामने आती है। आधिकारिक दस्तावेजों और जीवित बचे लोगों के बयानों को मिलाएं तो एक बड़ा अंतर दिखता है। कागजों पर सिर्फ 29 टिकट वाले यात्री, लेकिन असलियत में जो लोग बच गए उन्होंने बताया कि क्रूज पर कम से कम 43 से 45 लोग सवार थे। यानी नाव में एक क्षमता से बहुत ज्यादा लोगों को ठूस ठूस कर भरा गया था। और बात सिर्फ ओवरक्राउडिंग तक ही सीमित नहीं थी। जो एकदम बेसिक सेफ्टी रूल्स होते हैं ना, उन्हें पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया था। सोचिए, सफर शुरू होने से पहले किसी को लाइफ जैकेट्स दी ही नहीं गई। वो सारे सुरक्षा उपकरण डेक के नीचे पॉलीथीन पैकिंग में बंद पड़े थे। जब नाव में पानी भरने लगा और लोगों में दहशत फैल गई, तब जाकर आनन फानन में उन्हें बांटा गया। और सबसे बड़ी लापरवाही देखिए, क्रूज के साथ इमरजेंसी के लिए कोई भी रेस्क्यू बोट तैनात नहीं थी। इस खौफनाक मंजर की पुष्टि खुद उन लोगों ने की है जो इस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। जूलियस, जिन्होंने इस हादसे में अपनी पत्नी को खो दिया, उनका यह बयान रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने साफ कहा कि सफर के दौरान सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं था और लाइफ जैकेट तब जाकर दी गईं जब क्रूज पहले से ही डूबने लगा था और पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था। पार्ट 4, रेस्क्यू एंड ऑफिशियल रिस्पॉन्स। चलिए देखते हैं कि इस भयंकर हादसे के बाद प्रशासन और रेस्क्यू टीम का क्या एक्शन रहा। ये नंबर 20 ये सिर्फ एक डिजिट नहीं है। डूबा हुआ क्रूज पानी के पूरे 20 फीट नीचे मिला था। इसे बाहर निकालने के लिए कोई साधारण ऑपरेशन नहीं चला, बल्कि भारी भरकम हाइड्रोलिक मशीनरी, हथौड़ों और एनडीआरएफ, सेना तथा विशेष गोताखोरों की टीम को एक बेहद जटिल और मुश्किल मुहिम चलानी पड़ी। पानी के नीचे मलबे और लोहे की नुकीली छड़ों के बीच बचाव कार्य में बहुत बाधाएं आईं। गोताखोरों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी और इतने कड़े प्रयासों के बाद जो अंतिम आंकड़ा सामने आया वो दिल तोड़ने वाला था। 28 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, 9 लोगों की मौत की दुखद पुष्टि हुई और 4 लोग अभी भी लापता बताए गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अगर हम ऑफिशियल रिस्पॉन्स की बात करें तो सरकार ने हमेशा की तरह कुछ कदम उठाए। पीड़ित परिवारों के लिए राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए और पीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। बचाव कर्मियों की मेहनत के लिए 51,000 रुपए का इनाम रखा गया।
इसके अलावा क्रूज के पायलट, हेल्पर और टिकट मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया है और रिजॉर्ट मैनेजर को भी जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने का वादा भी किया गया है। पार्ट 5, अ नेशनल पैटर्न। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद इस एक्सप्लेनर का सबसे अहम और परेशान करने वाला हिस्सा है। बरगी डैम की ये घटना कोई इकलौता मामला नहीं है। अगर हम हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो एक डरावना पैटर्न नजर आता है। अप्रैल 2026 में मथुरा में नाव पलटने से 16 मौतें हुईं और ऑपरेटर भाग गया। दिसंबर 2025 में मुंबई में ओवरक्राउडेड फेरी की टक्कर में 15 जानें गईं। हिमाचल में बिना परमिशन वाली जगहों पर घातक पैराग्लाइडिंग क्रैश हुए और केरल में लाइफ गार्ड्स और चेतावनी बोट्स की कमी की वजह से डूबने की घटनाओं में अचानक तेजी आई है। असल समस्या क्या है? समस्या है हमारे नियम और जमीनी हकीकत के बीच का ये बहुत बड़ा फासला। हमारे पास कागजों पर तो वर्ल्ड क्लास सेफ्टी गाइडलाइंस मौजूद हैं, लेकिन जब बात उन्हें लागू करने और ग्राउंड स्टाफ को सही ट्रेनिंग देने की आती है तो हम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा सबसे अंत में वाली संस्कृति चल रही है और यही चीज हमें आज के सबसे बड़े और चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ा रहे हों तो जब अगली कोई आपदा आएगी तब असल में जवाबदेह कौन होगा? क्या सिर्फ मुआवजा बांट देना और कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों को सस्पेंड कर देना काफ़ी है, या हमें इस पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है? इस सवाल पर ज़रूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही